प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज 6 जजेस के खत के मामले पर एक लार्जर बेंच ने समाअत की। 7 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच, इस पर आज समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने अपनी गुजारिशात पेश की। चीफ जस्टिस साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स इसमें दिए हैं। आज की समाअत में क्या हुआ है, कुछ सीधा मैं चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, फिर हम इस पर डिस्कशन करते हैं। आज काजी फाइसा साहब ने जब समाअत हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो सबसे पहले मैं और मेरे साथी खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि अदलिया के काम में मुदाखलत पसंद नहीं, अगर किसी का एजेंडा है तो मैं ऐसे करूं या वैसे करूं, कोई अगर ये चाहता है तो फिर खुद वो चीफ जस्टिस बन जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिस रोज खत मिला उसी रोज तमाम जजों से 2.5 घंटे की मीटिंग की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजों की मीटिंग चीफ जस्टिस के घर हुई, अगर मामले को इल्तवा में डालना होता तो मीटिंग रमजान के बाद भी हो सकती थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा साहब ने कहा कि 4 साल फुल कोर्ट मीटिंग नहीं हुई, कहां थे सारे वकील। उन्होंने कहा कि हमने एग्जीक्यूटिव से छुपकर घर में मीटिंग नहीं की, चैम्बर में मीटिंग नहीं की, बल्कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत में मीटिंग की है। फिर अटॉर्नी जनरल ने आज रोस्टम पर गुफ्तगू करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी के लिए खुद कोई कदम नहीं उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क और जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी के नाम तजवीज़ किए थे। काजी फैसल साहब ने कहा कि हमने ऐसे नाम तजवीज़ किए थे जिन पर कम से कम उंगली उठाई जाए। सोशल मीडिया पर इनसे मुतालिक अजीब बातें हुई, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि तसद्दुक जिलानी शरीफ आदमी थे, उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे जाती हमले हुए और ऐसा माहौल बनाया गया तो कौन शरीफ आदमी ऐसी कौमी सर्विस करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास आइन में कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं, ये काम सरकार का है, हमने मशवरा किया और नाम दिए। काजी फैसल साहब ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस का खत साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल के पास आया था, उन्होंने ना मुझे और ना मेरे बाद सीनियर जज सरदार तारिक को मीटिंग में बुलाया, उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन को इस मीटिंग में बैठाया। जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने भी कहा कि हम आंखें बंद नहीं कर सकते, बहुत कुछ हो रहा है, 2017 से ये सब चलता आ रहा है, माजी को ना खोला जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि हर हाई कोर्ट के पास अपनी पावर्स हैं, वो इस्तेमाल करें, हम हाई कोर्ट्स के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाह रहे। 6 जजेस कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा मगर उन्होंने कुछ नहीं किया, हाई कोर्ट के पास अपने इख्तियारात हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इख्तियारात इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि चूंकि इस्लामाबाद में सिर्फ 7 जज दस्तयाब थे इसलिए फुल कोर्ट नहीं बैठा, कुछ जजेस लाहौर और कुछ कराची में हैं, हो सकता है आइंदा फुल कोर्ट बैठे। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने ये रिमार्क्स भी दिए। अब ये मामला फुल कोर्ट की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं तमाम चीज़ों में हम गुफ्तगू करेंगे कि और फिर आज की एक और डेवलपमेंट भी हुई है कि मजीद हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मशकूक खत मौसूल हुए हैं, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को मौसूल हुए थे। तो ये मामला कितना संजीदा है, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। नईम हैदर पंजोदा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नईम साहब खुश आमदीद आपको शो में। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब। जहांगीर जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सबको मैं खुश आमदीद कहूँगा। हसन पाशा साहब, आज आपको पाकिस्तान बार काउंसिल को इनफैक्ट आवाज़ें देते रहे चीफ जस्टिस और कहते रहे कि पाकिस्तान बार काउंसिल का कोई नुमाइंदा है लेकिन कोई मौजूद नहीं था, तो आपने इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा या क्यों आप समझते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल के लोग नहीं गए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हियरिंग के दौरान वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल का नाम लिया और फिर पूछा कि कोई नुमाइंदा। इनफैक्ट वाइस चेयरमैन जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी के, वो भी वहीं से तल्लक रखते हैं, तो इस्लामाबाद में मौजूद ना होने की वजह से वो आज नहीं थे। और अदरवाइज भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस केस की फिक्सेशन के वक्त नोटिस नहीं दिया गया, शायद इस वजह से कोई तो सर आप कैसे देख रहे हैं आज की प्रोसीडिंग को? फुल कोर्ट की तरफ मामला जाता हुआ नजर आ रहा है, अगरचे इसमें शहजाद शौकत साहब ने तो आज ये कहा कि हाँ वो सही समझते हैं कि इंक्वायरी कमीशन ही होना चाहिए था, आपकी राय क्या है? आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं उससे मैं समझता हूँ कि काफी सारे जो चाहिए। वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास कमीशन बनाने का आइन में कोई पावर नहीं दी गई और हम नहीं बना सकते, लेकिन जो कमीशन बना है कमीशन एंड इंक्वायरीज एक्ट 2017 के तहत ही
बनना थी। हमने फौरी तौर पे 2 फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जो कि पिछले 4 साल से नहीं हुई थी। और फिर हमने ओपन कोर्ट में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बुलाया और जैसी फुटेज जारी हुई हर चीज क्लियर थी। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए नाम 2 नाम थे, जिनमें से एक नाम पे इत्तफाक करके उनको कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। बहरहाल मैं समझता हूं कि आज जो चीफ जस्टिस साहब की ओपननेस की पॉलिसी है वो आज वो भी हावी नजर आई कि उन्होंने एक तो लाइव टेलीकास्ट किया पूरी प्रोसीडिंग्स को, वो ऑर्डर जारी किया, और दूसरा ये कहा कि हम जो अवेलेबल जजेस है यहाँ पे उनका हमने बेंच बनाया, 3 रुकनी कमेटी ने बनाया। चीफ जस्टिस मसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर, और ये तीनों ने मुत्तफिका तौर पे बनाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर देखिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इस पे लागू होता है कि यानी नंबर 1 इस कमेटी ने पहले ये कंसिडर किया कि ये मामला 184(3) का बनता है। जब उस नतीजे पे पहुंचे कि फिर उन्होंने बेंच की तश्कील की। और अगर फुल कोर्ट ही बनाना है तो ये कमेटी ही करेगी। और तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में एक प्रोविजन रख दी गई है असदुल्ला साहब, वो है अपील की। ये बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन के 2 दहाइयों से जायद अरसा पे मुहित वो मुतालबा था। तो सर अब सवाल ये पैदा होता ना कि जब अगर फुल कोर्ट हो जाती बन जाती है, तो फुल कोर्ट ना बनाए जाने की तौजीहात ये बयान की जाती नहीं मुख्तलिफ माहिरीन कानून की नज़र में। जहांगीर जदून साहब, कहा जाता रहा कि जी फुल कोर्ट बन नहीं सकती थी क्योंकि अगर फुल कोर्ट बन गई तो फिर अपील कैसे होगी, तो ये 7 रुकनी बेंच ही बन सकता था ताकि बैकअप में ज्यादा वकला मौजूद होते रहे ताकि अपील भी हो सके। लेकिन आज तो खुद चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि फुल कोर्ट बैठेगा, तो फिर अपील का क्या बनेगा जहांगीर साहब? फुल कोर्ट बैठेगी तो वो अपील का राइट खत्म हो जाता है। फिर अपील किसके पास करेंगे? ऊपर आसमान के ऊपर तो नहीं जा सकते, या कोई यूएन में तो नहीं अपील हो सकती। तो अपील तो वो डिफरेंट जज सुनते हैं जो डिसाइड करते हैं ओरिजिनल मैटर। उसके बाद जो अपीलेट फोरम होता है वो डिफरेंट होता है। तो अब जब फुल कोर्ट बैठ जाती है तो फिर जो है अपील तो नहीं हो सकती। तो देखना आप, ये जो जिन लोगों ने फुल कोर्ट की डिमांड की थी उनको भी सोचना चाहिए था, या वो कहते हैं आज के नहीं जी हम इस बेंच पे एग्री हैं, कोई 1-2 बंदे वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, जब से ये चला है मामला तो सारे लोग यही कह रहे थे जी फुल कोर्ट हो, फुल कोर्ट हो। तो अब उनकी बात मान ली गई है, तो उनको अब इस फुल कोर्ट पे रजामंदी है वो न भी करें तो अब फुल कोर्ट बैठ के अच्छा डिसीजन आएगा। और ये जुडिशरी का एज ए इंस्टीट्यूशन मसला है। किसी फुल कोर्ट का मुतालबा सही मुतालबा है आपके ख्याल में? नहीं, देखें सही या गलत की बात नहीं है, ये तो देखें ना जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी इसमें ट्रस्ट का मामला है। तो अगर जब ये बेंच बना है तो बेंच भी बड़ा क्विकली बना है, ये नहीं कि अब जो अवेलेबल जज थे उनको फौरन जज, मतलब है आप कोर्ट की सीरियसनेस को तो अप्रिशिएट करें ना। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि जो उन्होंने आज बातें की हैं उसमें कोई दो राय नहीं कि वो ठीक बातें थी। पहले देखें कमीशन बना है, कमीशन के जो थे मेंबर पॉइंट उन्होंने बैकआउट कर दिया। पहले एक कोर्ट के अंदर ये कंसेंसस था कि इसको पहले आप एडमिनिस्ट्रेटिवली टेकअप करें, वो उन्होंने मामला उधर से छोड़ के डायरेक्ट फिर दोबारा जो है, आपको पता है जब फुल कोर्ट मीटिंग हुई है तो रिपोर्टेडली, हमें तो नहीं पता लेकिन जो रिपोर्टेडली हमें खबरें मिली हैं, आपको भी मिली होगी, कि 3-4 जज ऐसे थे जिन्होंने कहा था जी कि इसको 184(3) के तहत प्रोसीडिंग करें, ये जो कमीशन वाला मामला है ये न करें। तो इस पे फिर मेजॉरिटी जज जो थे वो नहीं माने थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना वो डिसीजन मेरे ख्याल में चेंज करना पड़ा। लेकिन ये सोर्सेस से खबरें आई हैं इसकी तस्दीक बहरहाल खुद आज नहीं सोर्सेस की जो खबरें हैं ये ठीक है, इसमें से 2-3 जजों ने पहले नईम हैदर पंजोदा साहब के सामने मैं रखना चाहता हूं कि आपकी पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि फुल कोर्ट, आज आप ही की पार्टी के एक रहनुमा न्याजुल्लाह न्याज़ी साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और वो कह रहे थे कि जी मेरा मुतालबा यह है कि फुल कोर्ट -2 जो अपना ये माइंड शो कर चुके हैं मंसूर शाह साहब और चीफ जस्टिस साहब, और हामिद खान साहब जो है उन्होंने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि नहीं जी 3 रुकनी कमीशन बना दिया जाए। तो आपकी पार्टी चाहती कि ये तो मुख्तलिफ तरह के मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं।
बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। जहाँ तक हामिद खान साहब की बात है तो उन्होंने बिल्कुल यहाँ पर नुमाइंदगी जो की है वो लाहौर बार की है, उनकी तरफ से वो पेश हुए। आपकी वो पार्टी के भी तो है ना। देखें, पार्टी की पॉलिसी आपके सामने आई है, अब अगर इसके अंदर कोई इस तरह की हमारी जो है वो कोई चीज़ चेंज होती है तो वो आपके सामने नहीं, मगर इससे मैसेज क्या जाएगा कि हामिद खान साहब जो वकला को एक तरह से हेड कर रहे हैं, वकला फोरम को, दूसरी तरफ आपकी पार्टी की पॉलिसी है, दोनों अलग अलग डायमेंशन से मैसेज क्या जा रहा है? पीटीआई की पॉलिसी है क्या? देखें, लिटिगेशन के हवाले से इमरान खान साहब ने उनको जो है वो लगाया था उस हवाले से कि वो सारे मामला जो हैं उसको सुपरवाइज करें। और देखें, दूसरी बात ये रह गई जो हमने काजी फायज साहब के हवाले से या जस्टिस जो मंसूर साहब हैं उनके हवाले से जो बात की थी वो हमने क्यों की थी, उसको देखें ना कि वो बात हुई क्यों है। वो बात इसलिए हुई है कि आज जो रिमार्क्स आए हैं, शुक्र है सोशल मीडिया का कम से कम चीफ साहब ने इस बात को तो एडमिट कर लिया कि उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है कि इस तरह से बात हो रही है कि वजीर आजम और ये भी कहा कि सोशल मीडिया एक वबा है जिन्होंने इनके खिलाफ चलो कुछ न कुछ वबा है, उन तक पहुंची तो है ना। बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान चला रहा है या पाकिस्तान के अंदर हमारी बहनें खवातीन जो हैं वो इंसाफ के लिए जो है वो दरवाजे खटखटा रही हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और वही अतर मनल्ला साहब ने आज बताया साथ बैठे हुए, जहाँ पर वो कह रहे थे साथ बैठ के कि फंडामेंटल राइट्स की जिस तरह से वॉलेशन है, ये कैसे आंखों के आगे पर्दा लगा सकते हैं। और मैं अब बात से दोबारा उस बात के ऊपर आता हूं, हमने इसलिए कहा क्योंकि देखें, अगर एक कातिल आदमी है और उसको आप कहेंगे कि आप खुद ही इसका फैसला कर दें, आपने कत्ल किया है आप फैसला कर दें, तो क्या वो ठीक करेगा? मामला ये है कि जो सतून है रियासत के, जुडिशरी हो और एग्जेक्टिव हो, वो अलग अलग सतून है। तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि इस मामलात के अंदर कोई भी जो है वो जुडिशरी को लिटा दिया जाए किसी वजीर आजम के नीचे, किसी आईजी के नीचे, किसी डीसी के नीचे? तो ये कहां पर लिखा है? यहां पर जो जुडिशरी का आइन के अंदर है वो एक अलग उसका रोल है और उसने अपनी हदूद के अंदर रहते हुए अपना रोल अदा करना है, उसके अंदर कोई इंटरवीन नहीं कर सकता। रिटायर जस्टिस के सामने आप मामला भिजवा रहे हैं, किसके जरिए भिजवा रहे हैं? शहबाज शरीफ के जरिए भिजवा रहे हैं। शहबाज शरीफ को बुलाया क्यों गया? देखें, वहां पर आज हम देख रहे थे कि 1.5 घंटा जो समाज चलती रही है उसके अंदर जस्टिफिकेशन ही दी गई है। मेरा ख्याल में एक बंदा अपनी तरफ से हुकूमत को डिफेंड कर रहा था और दूसरा बंदा वजीर आजम से मुलाकात को डिफेंड कर रहा था कि हमने इस वजह से नहीं किया, हमने इस वजह से मुलाकात की, कमीशन उन्होंने बनाना था तो इसलिए हमने मुलाकात की। जहां पर चीफ जस्टिस की बातों से ये तो अंदाजा हुआ कि वो अभी भी समझते हैं कि कमीशन बनाना ही सही रास्ता था। वो तो जो कि तसद्दुक जिलानी साहब सोशल मीडिया या मीडिया के दबाव या उनकी तरफ कीचड़ उछाले जाने की वजह से वो इसको छोड़कर चले गए और मजबूरन उनको यह खुद नोटिस लेना पड़ा है। ये तो उनकी बातों से वाज़ेह नहीं। देखें, वो ये बात कर रहे थे, वो अभी भी समझते हैं कि कमीशन ही सही रास्ता है। वो ये बात कर रहे थे कि कहीं पे भी कोई मसला होगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगा, पहली बात उन्होंने कहा कि मेरे तक आज तक कोई शिकायत नहीं आई, कि मेरे पास ना कोई हाई कोर्ट से ना कोई लोअर जुडिशरी, नो डाउट मसले मसाइल हैं, लेकिन मेरे तक कोई शिकायत नहीं है। अब इस बात का अंदाजा लगा लें कि दौरान समाअत वो खुद ही कह रहे थे कि 6 जजेस मेरे पास आए हैं, मेरे पास आकर उन्होंने मुझसे ये बात की है कि इस तरह से उनके साथ किया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर फिर उन्होंने आगे क्या नहीं, मेरे पास पावर्स नहीं। क्यों नहीं है पावर्स? दरख्त काटे जाए F9 पार्क के अंदर, आप 100 मोटो ले लेते हैं, आम सा मामला हो, आप 100 मोटो ले लेते हैं। जज थे ना यहाँ देखिए बात काजी फाइज साहब वो कह रहे हैं, मुझे मेरे साथ तो मीटिंग भी देखिए, उन्होंने ये कहा है कि ये तो बाकायदा मीटिंग भी नहीं थी, मुझे तो एक मुलाजिम ने आके बताया कि जजेस आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा भेज दो, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो पावर्स ही नहीं थी। सर देखें, आप ये देखें कि यहाँ पर मैंने दरख्त की बात की है ना, दरख्त तो चलकर नहीं गए थे चीफ साहब के पास, वो ये भी की बात है, चीफ जस्टिस है, उसकी साख की बात हो रही है, इदारे को आजाद कराना है, अदलिया को आजाद कराना है, उसकी बात हो रही है। उसके ऊपर आप कह रहे हैं कि मेरे पास पावर नहीं है। साथ वो एडमिट भी कर रहे हैं, नो डाउट जी कि वो 100 मोटो लिया जा सकता है और नजीरें भी हैं, लेकिन ये जो खत था वो जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया था, तो लिहाजा मामला उसका था, इसका था। जज जेबा चौधरी केस आपके सामने है, सिविल कोर्ट में वो मजिस्ट्रेट थी जिनके हवाले से खान साहब ने सिर्फ ये कहा था कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अतर मनल्ला साहब ने उस वक्त फौरन ही उसके ऊपर 100 मोटो लेते हुए बेंच कंस्टिट्यूट किया था, तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी। यहां पर क्यों नहीं की गई? तो जैसे मंसूर साहब ने बार बार किया है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिनके पास ये मामला गया उन्होंने इसको नोटिस अगर वो ना लें तो फिर क्या होना चाहिए, लाहे अमल तय करना है हमने। शर्मिला साहब, क्या सही रास्ता है? चीफ जस्टिस साहब अगरचे फुल कोर्ट बनाने जा रहे हैं, इसका इंदिया उन्होंने दे दिया है, लेकिन आज भी वो ये समझते हैं कि कमीशन ही सही रास्ता है, इंक्वायरी कमीशन। वो कहते हैं कि बेस्ट चीज उन्होंने की थी, उनके पास कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है। तो आप क्या देख रही हैं कि कौन सा सही रास्ता था? जी बहुत शुक्रिया।
देखिए, बात ये है कि इसके ऊपर दो मुख्तलिफ आरा हैं। एक आरा तो ये है कि क्योंकि ये एक नेशनल इशू बन चुका है और ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर एक तरह से एक हमला है और उसको एग्जीक्यूटिव को देखना शायद उन्होंने ज़रूरी समझा, इसलिए ये मामला काबीना में गया। एक कमीशन बनाया गया इंक्वायरीज के हवाले से और फिर उसकी सरबराही तसद्दुक़ जिलानी साहब को दी गई। ठीक है। दूसरी आरा ये थी कि क्योंकि ये मामला जुडिशरी का ही है और जुडिशरी से ही मदद मांगी है 6 जज साहिबान ने, उन्हीं से आगे का जो लाएमल है वो मांगा है, तो ये मामला जुडिशरी को ही आर्टिकल 184(3) के अंदर उठाना चाहिए था। बहरहाल कमीशन बन गया। गिलानी साहब ने, जस्टिस साहब रिटायर्ड ने, उन्होंने खत के जरिए इस कमीशन की सरबराही करने से माजरत की और उसमें भी उन्होंने अपने खत में यही लिखा क्योंकि ये मामला एग्जीक्यूटिव का नहीं है, ये जुडिशरी का है और जुडिशरी को ही इसके हवाले से इक़दाम उठाने चाहिए, तो वो इस सरबराही से, इस कमीशन की सरबराही से माजरत करते हैं। उसके बाद 184(3) के अंदर सुमोटो हुआ और आज उसकी कार्रवाई हुई। देखिए, दोनों चीज़ें सही हैं मेरी नज़र के अंदर। इंक्वायरीज एक्ट के तहत भी इंक्वायरी बनाना एग्जीक्यूटिव ने ज़रूरी समझा कि जी एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ रहा है और अदलिया के ऊपर आज़ादी के हवाले से एक तरह से हमला हुआ है और 6 सिटिंग जज साहिबान ने इन राइटिंग इस बात का मुतालबा किया है और शिकायत की है, तो उसके ऊपर एग्जीक्यूटिव को हरकत में आना चाहिए था। वो भी सही था। जो इस वक्त हो रहा है 184(3) में, वो भी सही हो रहा है। देखिए, एट द एंड ऑफ द डे हमारा मकसद और मतलब क्या है कि इस बात की तह तक पहुंचा जाए और मामलात को सही जानिब ले जाया जाए और देखा जाए कि आया ये जो एक इल्ज़ाम सामने आया है, शिकायत सामने आई है, गिला सामने आया है, इसको किस तरीके से हल किया जाए, इसमें कितनी सदाकत है, कितनी सदाकत नहीं है, किस किस्म की इंटरफेरेंस है, क्या है। अब देखिए, मैं समझती हूँ कि मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है और अच्छी बात है कि इसकी लाइव ट्रांसमिशन हो रही है ताकि पब्लिक को मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। देखिए, ये वो इदारा है जुडिशरी जिसके पास हम भी इंसाफ के लिए जाते हैं, आप और मैं भी जाते हैं जी। और अगर उसी इदारे के जज साहिबान बैठ के खुद इंसाफ के तलबगार हों तो ये तशवीशनाक बात तो एतमाद कैसे रहेगा आवाम को बिल्कुल जजेस के ऊपर, अदलिया के ऊपर। देखिए ना, हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि यार मेरे मुकदमे वहाँ लगे हुए हैं, मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन वहाँ के बैठे जज साहिबान ये कह रहे हैं कि हमारे साथ ही ज्यादती हो रही है और हमें प्रेशराइज किया जा रहा है और हम किस तरीके से अपना काम करें, तो फिर अदलिया पर पूरा एतमाद कैसे रहेगा, ये आपका बुनियाद नुक्ता है जी। अदलिया पर एतमाद कैसे रहेगा, बिल्कुल सही है। मैं इन द मीनवाइल एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामद कहते हैं। जहांगीर जदून साहब, आज अटॉर्नी जनरल ने बार बार अदालत में ये कहा कि वज़ीर आज़म और या एग्जीक्यूटिव जो है वो अदलिया का मुकम्मल एहतराम करती है, अदलिया पर दबाव डालने के मामले में वो बिल्कुल इस मौके पर कायम है कि अदलिया के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव इतनी अच्छी है और अदलिया के फैसलों का एहतराम करती है, तो फिर जब अदलिया किसी को जमानत दे रही थी तो आप बतौर एग्जीक्यूटिव बार बार एमपीओ के ऑर्डर्स क्यों जारी कर रहे थे? तो अदलिया के फैसलों का एहतराम फिर कहां गया था? तो सवाल आपसे ये है। और फिर उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया कि कॉल और फेल में आपके तजाद तो नहीं होना चाहिए। आपके ख्याल में क्या वाकई एग्जीक्यूटिव जो है वो अदलिया के फैसलों का एहतराम मुकम्मल तौर पर कर रही है या नहीं कर रही, जो सवाल जस्टिस मंसूर साहब ने उठाया? अतर मिल्ला साहब ने की थी, मंसूर साहब ने नहीं की थी। उन्होंने अटॉर्नी जनरल को मुखातब कर कहा था कि आप कहते हैं कि हम एहतराम करते हैं। दोनों ने ये सब बात की थी, मंसूर साहब ने ज्यादा जोर लगा के की सर। तो हमारी आप देखें, हम देख रहे हैं, हमारी आंखें बंद नहीं है। तो अब एग्जीक्यूटिव तो एहतराम करती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं मेरे ख्याल वो एहतराम नहीं कर रहे। अब ये देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूटिव, वो तो जो लोग नीचे ऑपरेटर हैं वो तो एग्जीक्यूटिव को भी मेरे ख्याल में खातर में नहीं लाते। तो अगर प्राइम मिनिस्टर की हद तक बात करें तो वो तो बहुत एहतराम करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो मेरे ख्याल में अदलिया का कोई हुकूमत दूली ना ही कर सकते हैं ना ही वो सोच सकते हैं। तो जो करने वाले लोग हैं वो कोई और हैं, जो खातर में नहीं लाते, व जो जिनकी तरफ से शिकायत है जजेस को, वो भी तो कोई डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव के पेपरों में तो अंडर है। लेकिन आपको पता है, आप सारी बातें समझते हैं और सारे हम जो बैठे हुए हैं सबको पता है
कि जितना कि एग्जेक्टिव उनको कंट्रोल करती हैं या वो एग्जेक्टिव के कंट्रोल में होते हैं। ये पाकिस्तान का अलमिया है, आज नहीं है, 76 साल से है कि वो जो माइंड सेट है ना वो एग्जेक्टिव को बात मानता है। पेपरों में तो देखें ना आप, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि क्या करें, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को आप जो नहीं मानते तो उनका क्या करना चाहिए ये हाल मौजूद नहीं है, ना ही कोई आज दिन तक। ये इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि जब तक पॉलिटिशियन आपस में डायलॉग नहीं करके इकट्ठे नहीं होंगे ना, इस मसले का कोई हल नहीं निकल सकता। क्योंकि 70% जो खराबी है वो सियासतदानों की है। एक आप कंधा देता है उनको ऑपरेटर को तो दूसरा हट जाता है, जब दूसरा आ गया तो तीसरा कंधा दे देता है। तो जब कंधे प्रोवाइड करते रहेंगे तो इन्हीं की वजह से इंटरफेरेंस होती है। इंटरफेरेंस के बेनिफिशियरी कौन होते हैं? 2018 में बेनिफिशियरी कौन था? अगर आज हो रही है तो आज कौन है? ये देखें ना, ये इस तरह नहीं काम चल सकता कि आप किसी को, आप 3 सेंटर जो है बना दिए पार्टी, सारी पार्टियों ने मिलके, तो वो किसके सेंटर बने? आप खुल के बात करें कि जी जो लोग ऑपरेटर हैं पहले जो काम करते रहे 2017-18 में उन्होंने किया, उस वक्त यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच थे जिन्होंने JIT बनाई। अभी वो कहते हैं हम कमीशन भी बना सकते, उन्होंने JIT बनाई, उन्होंने मॉनिटरिंग जज बनाए जिन्होंने अभी रिजाइन दिया है। उन्होंने फिर एक जो इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को 2 मिनट के अंदर उन्होंने कहा जी आपने बेटे से तनख्वाह नहीं लिया, आप घर चले जाएं। देखें ना, इस तरह डिस्क्वालीफाई एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को करना, जो पूरे उस वक्त तो नहीं कह रहे थे ठीक है जी इस तरह हुई है, फॉर्म 45 नहीं था, 47 नहीं था, वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे और वोटों से इलेक्ट होके आए थे। उनको 2 मिनट में अगर उन ऑपरेटर ने हटा दिया है तो उस वक्त उनको कंधा किसने दिया था? उस वक्त जुडिशरी क्यों इस्तेमाल हो रही थी? तो ये तो बड़ी मतलब एक गंभीर किस्म की हमारी दास्तान है और हिस्ट्री है। तो ये मेरे ख्याल में चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप भी सुप्रीम कोर्ट कर लेगी, लेकिन जब तक सियासतदान आपस में मिलके इसका काम हल नहीं करेंगे नहीं होगा यार। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस केस को डायरेक्शन मिल गई है? क्योंकि मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं, मैं जोधा साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ एक चीज, हसन रजा पाशा साहब की ऑडियो चूंकि चली गई थी, मैं एक चीज पूछकर आ जाता हूं आपके पास। पाशा साहब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट कन्विंस है कि कमीशन का रास्ता ही सही रास्ता है और वो समझते हैं कि उन्होंने ठीक कदम उठाया था। फिर मेरा सवाल यह है कि आखिर चीफ जस्टिस को या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किस बात ने मजबूर किया होगा कि वो तसद्दुक जिलानी साहब के माजरत कर लेने या बैकआउट कर जाने के बाद एक नया जज भी अपॉइंट कर सकते थे या नया कमीशन का सरबराह भी अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑल टुगेदर अपना रूट चेंज कर लिया और वो फुल कोर्ट की तरफ चले गए हैं। पहले लार्जर बेंच बना, फुल कोर्ट की तरफ चले गए हैं, हालांकि वो समझते हैं कि पहला कदम भी ठीक उठाया गया था, तो फिर तो उसी को जारी रखना चाहिए था। तब्दीली क्यों हुई रूट में? प्रेशर बहुत ज्यादा था कि आप 184(3) की कॉग्निजेंस ले, उन्होंने ले ली। अब आप देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने खत लिखा, चीफ जस्टिस साहब ने उसी दिन उनको बुला लिया, उनकी बात सुनी, फुल कोर्ट मीटिंग 2 दफा हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर से भी मीटिंग हुई, कमीशन भी मुकर्रर हो गया। अब मुझे बताएं कि जिन्होंने सियासी बयानिया इस पे बनाया और बनाना चाहा और बना रहे हैं, उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ये भी इस्तीफा दे दें और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो भी इस्तीफा दे दें। कमाल है जी, 6 जजेस ने खत लिखा और इस्तीफा आप इन 2 से मांगा। फिर क्या हुआ कि फिर आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मैं हैरान हो गया हूँ कि फुल कोर्ट मीटिंग को वो कह रहे हैं जी ये तमाशा बना दिया इन्होंने, ये तमाशा लगाया है इन्होंने। क्या सुप्रीम कोर्ट जो मुल्क की आला तरीन अदलिया है उसकी कोई मीटिंग हो रही है और जिसमें तमाम जो जजेस साहबान हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, चाहे किसी ने उस बात से इत्तफाक किया या इख्तलाफ किया, एक पार्टी के तर्जमान कह रहे हैं वो जी ये सर लेकिन ये बताएं ना, फिर अगर फुल कोर्ट की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि कमीशन बनेगा तो फिर ये बेंच क्यों बन गया? बेंच फिर 3 रुकनी कमेटी जब बनी, दोबारा उन्होंने जब देखा, उन्होंने कॉग्निजेंस ले ली, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। हमने तो फिर फुल कोर्ट मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी सर? मेरी अर्ज सुने, 184(3) की जो कॉग्निजेंस लेने की बात थी, हमने इस वक्त भी ये कहा था कि अगर कमीशन बन भी गया है और वो अपनी एविडेंस कलेक्ट भी करता है तो फिर भी 184(3) का रास्ता मौजूद है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको इख्तियार कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट पे कोई पाबंदी नहीं है कि 184(3) की वो नहीं ले सकती। अगर वो ये मुनासिब समझते हैं कि 184(3) की कॉग्निजेंस ली जा सकती है तो कमीशन के बाद भी, यानी कमीशन ने तो सिर्फ एक एविडेंस कलेक्ट करनी थी और कलेक्ट करके रिपोर्ट पेश करनी थी, उस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस फिर भी ली जा सकती थी, तो कोई ऐसी बात नहीं है।
ये सिर्फ जब भी मैं एक और बात बता रहा हूँ कि इसको जितना पोलिटिसाइज किया जाएगा, इसकी जो इल्जामात की जो ग्रेविटी पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। सही है, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। नहीं पंजोदा साहब, ये इसको पोलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा क्यों किया आपने? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। देखें, बात यह है कि इस मामले के ऊपर ये जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है, पहली बात तो यह है कि पूरी कौम जो है वो इनको खराज तहसीन पेश करी है कि जिस जुर्रतमंदाना तरीके से, जहाँ पर अगर आप हक की बात करेंगे तो या आपको गद्दार बना दिया जाएगा, या आपको पागल बना दिया जाएगा, या आपको अगवा करके आपसे कोई बयान लिया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उन्होंने सबसे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया। फिर यही तो सवाल अब उठ रहा है ना कि अगर चीफ जस्टिस ना करें तो उसका लाए अमल क्या होना चाहिए? इस सवाल का जवाब तो आज ढूंढ रही है ना अदालत। देखें, बात आपने सीधा सीधा सवाल का जो जवाब है ना वो इनके पास है। ये सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। आज सर सुन लें, मुतालबा पूरा हो गया। बिल्कुल मुतालबा पूरा हुआ है। और मैं ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि आप देखें, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या दीगर जमातें हो, हमेशा जब भी कोई मेन फैसला देने की बात आई इलेक्शन के हवाले से या कोई भी, तो आपने देखा कि ये सारे यलगार होकर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ पर जाकर उन्होंने बातें की। आज अगर इनके पास ये जो वो मौक़िफ़ ये इख्तियार करते थे, उसकी अगर आज इनको थोड़ी सी स्पेस मिली थी तो इसके ऊपर इन्हें बोलना चाहिए था। इन्हें उन 6 जजेस के साथ खड़ा होना चाहिए था, बजाय ये कहते कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जजेस हैं, ये उनसे वाबस्तगी रखते हैं, ये उनसे हमदर्दियां रखते हैं। बताएं कहां पर उन्होंने हमदर्दियां रखी हैं और कहां पर इमरान खान को वकील आप क्या समझते हैं कि एक सवाल आज भी उठा है ना, पहले भी उठ रहा है जी, कि जजेस के पास पावर्स मौजूद हैं कंटेम्प्ट की, उन्होंने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज भी तो नहीं किया। देखिए, मामला क्या है? मामला ये है कि जब कोई अदालत हुक्म देती है कि मैंने जमानत दे दी है तो अब आपने इसको गिरफ्तार नहीं करना, उसके बाद अगर फिर 3MP के तहत गिरफ्तार किया जाता है और फिर अदालत बुलाती है क्यों किया है, आगे से बदमाशी की जाए कि फिर हमने गिरफ्तार करना है। 13 दफा शहरियार अफरीदी गिरफ्तार हुए। अदालतें तो अपनी हुक्म नहीं मनवा रहे, तो उनके भांजे भतीजे बहनोई को अगवा करके आप ये कहेंगे कि वो 100 मोटो नहीं ले रहे। उन्होंने अपने जो उनके सीनियर थे उनसे उनके सामने मामला रखा तो उनका हक बनता था। बाबर सत्तार साहब ने फिर कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया तो शहरियार अफरीदी साहब की रिहाई अमल में आ गई थी ना। रिहाई अमल जब उन्होंने अपने ऊपर आने वाले दबाव को पसेपुश डाल दिया तो फैसला वो कर पाए थे ना। 13 दफा गिरफ्तारी हुई, परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी हुई, उसके अलावा हमारे वर्कर्स की अभी भी गिरफ्तारियां चल रही हैं और हर जगह के ऊपर आइन को, कानून को तो इन्होंने रौंद के रख दिया। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शांताना गुलजार साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। शांताना साहब बहुत शुक्रिया, बिलाखिर मुतालबा मान लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, फुल कोर्ट की तरफ मामला जा रहा है। आज चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि इंडिया इनफैक्ट दिया है कि अगली मरतबा हो सकता है फुल कोर्ट ही बैठे इस पे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश है इस मामले पर? शुक्रिया असद साहब। देखिए, PTI के खुश होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है जब 6 जज इस दुनिया में, इस जमाने में कहते हैं कि हमें बरहना किया जा रहा है, हमारी खवातीन की वीडियोस बनाई जा रही हैं, हमें इलेक्ट्रोक्यूट किया जा रहा है। कल कोई खुफिया लिफाफे मिले जिनमें कोई खुफिया पाउडर था। तो जब मुल्क में आपको इंसाफ देने वालों की ये हालत हो गई है और वो खुद अपने खत में लिखते हैं कि जी हमें फुल जुडिशल कमीशन चाहिए, तो अगर PTI चाहती या ना चाहती क्या फर्क पड़ता है? जिन पे जुल्म हुआ, जिन पे ज्यादती हुई, जो इंसाफ देने वाले हैं, जो हल्फ लेके आते हैं अदालतों में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें हिफाजत देने के लिए, वो खुद अपने आप की हिफाजत नहीं कर सकते, तो आप समझ जाएं कि पाकिस्तान में इस वक्त अदल का, इंसाफ का, कानून का क्या निज़ाम है। लेकिन आपके इस आर्गूमेंट के जवाब में बार बार ये दलील दी जाती है कि आपके ज़माने में भी तो ये हो रहा था, उस वक्त आप खामोश रहे। ये बात जब इमरान खान साहब से जेल में पूछी गई तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए खामोश रहे क्योंकि मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चला गया था। तो शौकत सिद्दीकी साहब का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास था, तो आज भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। आज फिर तहरीक इंसाफ बढ़ चढ़ के मुतालबे क्यों कर रही है? देखिए, अगर पाकिस्तान में पहले कभी किसी जज ने ऐसा खत लिखा हो, सिद्दीकी साहब के केस से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ,
लेकिन अगर किसी जज ने ये लिखा हो कि जो मुझे बरहना किया गया, मेरी औरतों की वीडियो बनाई गई, हाँ वो 2 बेचारे जज थे जिनको नून लीग वाले उम्र फ्री करवाते थे और फिर कुछ लोगों को हार्ट अटैक हो जाता था, कुछ को क्या हो जाता था, FIA वाले लोग गायब हो जाते थे, वो भी हमारा ही टाइम नहीं था, वो तो इसके अगर आपको याद है PDM पार्ट 1 था। जैसे लोग आए तो ये नैब के केसेस उलटने शुरू हो गए। मुझे नहीं याद कि हमारे किसी भी टाइम पे किसी भी जज के साथ वो हुआ जो इन 6 जज ने कहा, और अगर मैं गलत कह रही हूँ प्लीज आप लेकिन दबाव की नौयत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन दबाव की नौयत मुख्तलिफ हो सकती है, इल्जामात की नौयत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन था तो वो भी दबाव और थे तो वो भी इल्जामात ही। देखिए ये तो फिर वो बात होगी ना कि 302 भी कत्ल है और अपनी दफा करते हुए किसी को मार दो वो भी कत्ल है। इसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। दबाव हमेशा से 76 साल से पाकिस्तान में पड़ता रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब आप हाइब्रिड गवर्नमेंट चलाएंगे और जब अदालतें मातहत हो जाती हैं किसी और इदारों की, ये जो हमारा सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान है या सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसका क्या मतलब है कि हर इदारा अपनी हदों में रह के काम करे। 150 बंदा अगर आपको याद है पिछले साल मारा गया था पेशावर में मस्जिद में जुमे के दिन, मुझे जब सेडिशन का केस हुआ था। तो इस तरह के हालात पाकिस्तान में ना ज़िया के टाइम में देखे गए हैं। ये तो अभी एक अलेज्ड डेमोक्रेसी है ना, तब तो ये भी नहीं होता था। ये लोग जो कहते हैं कि ज़िया के टाइम में हुआ है, माज़रत के साथ ज़िया के टाइम में भी ये नहीं हुआ। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा अपना काबा सही करना पड़ेगा। सच को सच बोलेंगे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, और सच को हम मीठा खट्टा करेंगे तो ये मुल्क कभी नहीं बच सकता। अच्छा, एक सवाल मैं अभी नईम हैदर से भी पूछ रहा था, उनके पास भी जवाब नहीं था, शायद आपके पास मौजूद हो, कि आज कोर्ट में हामिद खान साहब ने खड़े होकर कहा कि नहीं जी कमीशन ही बनाया जाए। PTI कह रही है कि नहीं फुल कोर्ट बनाया जाए, उन्होंने कहा नहीं 3 रुकनी जो है ना वो एक कमीशन बना दिया जाए। PTI का ऑफिशियल मौकिफ है क्या, वो जो बाकी लोग कह रहे हैं या वो जो हामिद खान कह रहे हैं? देखिए PTI का ऑफिशियल मौकफ तो आजकल रऊफ हसन साहब ही दे रहे हैं, तो जो उन्होंने कहा है वही ऑफिशियल मौकफ है। ये हामिद साहब की बात, वो खान साहब के पुराने दोस्त थे, PTI के पुराने वर्कर हैं। मैं एक छोटा सा एक नया वर्कर हूँ, मुझे मुश्किल से 6 साल हुए हैं इस पार्टी में एज एन MNA, और 2011 से मेरी ज्वाइनिंग है एज अ वर्कर। लेकिन अगर मैं कोई बात कह दूं जो लेट्स से कि ज़ैन हुसैन कुरैशी से डिफरेंट हो, या तैमूर मलिक से डिफरेंट हो, या सलमान अकरम राजा से, इसमें जमहूरियत की बेहतरी है, नफी नहीं है, ये याद रखिए। नहीं, लेकिन ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर वो इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं जी कमीशन बनाए, फुल कोर्ट ना बनाए। देखिए वो इंसिस्ट कर रहे थे, वो उनकी अपनी जाती राय थी जो वो PTI पे डाल रहे थे। वो जो PTI का ओपिनियन था वो रऊफ हसन साहब ने दे दिया था। हाँ शायद उनका तरीका गलत हो, शायद उन्होंने थोड़ा सा ओवरस्टेप कर दिया अपनी बाउंड्री, लेकिन पावर एक ऐसी चीज है जो इंसान में नशा डालती है। तो क्या कोर्ट कमेटी के पास ऐसी पावर्स नहीं है जो हामिद खान साहब को बुला कर पूछे कि और कहे कि आप ये क्यों कर रहे हैं? एब्सोल्युटली है। मैं तो जी कोर कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है। लेकिन जो हम डिसिप्लिन की कॉल देते, अगर आपको याद है कुछ दिन पहले शेर अफजल साहब, हमारे भाई, हमारे दोस्त, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी गौहर साहब के बारे में। अंधिया आ रहा था कि शायद गौहर साहब को हटा दिया जाए एज चेयरमैन PTI, और फिर उन्होंने उसका खुद ही तरदीद की, जाके उनसे मिले, बहुत फनी सी वीडियोस भी उसकी बनी। सो देयर इज ऑलवेज रूम फॉर एरर। लेकिन देखिए अगर हम ये बाकी मीसनी है जो क्लेप्टोक्रेसीज हैं, चोर खानदान है, अगर हम उनकी तरह हो जाए कि हर चीज कार्पेट के नीचे स्वीप कर दें, जर्नलिस्ट को मार दो वो छुपा दिया, बच्चों को मरवा दो वो छुपा दिया, मैं तो आपको बड़ी बड़ी बातें बता रही, छोटी बातें बता भी नहीं रही। हमारी पार्टी में तो हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा है। अगर आपको याद है जब असद उमर साहब को हटाया गया था फाइनेंस मिनिस्टर, हम सब ठीक ठाक खान साहब के साथ गए थे, मीटिंग की थी, बात की थी कि वी डिसएग्री विद यू। वो प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का, वी डिसएग्रीड विद हिम। सो आई थिंक आपको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा PTI को कि एटलीस्ट हम बाकियों की तरह मुनाफिकत नहीं करते, हम खुल के बात करते हैं, चाहे एक दूसरे के खिलाफ करें चाहे दूसरे के खिलाफ। सही है। अच्छा शानदाना साहब, आज लार्जर बेंच बैठा और अब फुल कोर्ट बैठ जाएगा, लेकिन अभी भी इस सवाल की तलाश है सुप्रीम कोर्ट को कि आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे चीज़ों को। और फिर वो समझते हैं कि अगेन इंक्वायरी कमीशन की जरूरत पड़ेगी, और इंक्वायरी कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स नहीं है, आज ये वाजे किया गया है बनाने की, और जो पावर्स हैं वो एग्जेक्टिव के पास हैं। तो सुप्रीम कोर्ट करेगी क्या? वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी खुद तो है नहीं, अगेन कोई कमीशन बनाना पड़ेगा या JIT बनानी पड़ेगी, क्या होगा, कैसे चलेगा मामला? आपके ख्याल में, आपके जहन में क्या है? असद साहब, पिछले 2 साल से पाकिस्तान एक बॉटमलेस पिट की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो अंग्रेजी में ज़रूर मसल है कि व्हेन यू आर इन अ ग्रेव स्टॉप डिगिंग, अपनी कब्र खुद नहीं खोदते हैं। इस पाकिस्तान में जो लोग कानूनियत और जो आइन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा आपने दुनिया देखी है सहावत की, आप क्यों हैरान हैं? उनको परवाह नहीं है उसकी, उनको तो सिर्फ ये है कि बात निकली क्यों है। आपने काबीना का वो ज्वाइंट डिसीजन नहीं देखा कि जी हम हाई कोर्ट के जजेस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट एग्जामिन करेंगे कि क्या उनको इजाजत भी थी ऐसे बात करने की, यानी मार भी खाएं, पिटे भी वो,
उनके साथ जुल्म भी हो और चीखे भी ना। मतलब ये किस पढ़े लिखे मुल्क में होता है, किस मुल्क में जहां पे हम कहते हैं कि जमहूरियत है। हमें पता है कि 9 फरवरी को दूसरा इलेक्शन हुआ है, फॉर्म 47 वाले कुरान पे झूठे कस्में खा के आई हैं, तो हम सबको पता है। लेकिन ये बात कहना, ये बात कहाँ जाके रुकेगी? आज तो पीटीआई का लीडर जेल में बैठा है, कल को किसी और का लीडर बैठा होगा, फिर उसके साथ क्या होगा? ये तो देखिए अपने साथ जुल्म करना है। ये अगर समझते हैं कि सारी उम्र हालात ऐसे रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। सो माजरत के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीरियस है इस मामले में, और इसलिए आप देख रहे हैं इस जुडिशरी ने, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे पेशावर हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, चाहे बलूचिस्तान हो, हमें किसी अदालतों से इंसाफ नहीं मिला। चाहे पिछले साल 25 मई था या इस साल 9 मई था, हम फिर भी इन अदालतों के पास गए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि पीटीआई का कोई भी वर्कर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे जाके अटैक करे। वो तो नून लीग का माशाल्लाह शिव है, हमेशा जाके जजों पे, कोर्ट्स पे अटैक करते हैं, हमने कभी नहीं किया। हालांकि इनकी आधे से ज्यादा हमने साइफर की डिक्लासिफाइड कॉपी भेजी सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने देखा भी नहीं उस केस को। अटैक तो दूर की बात है, अटैक तो दूर की बात है, आज तो सुप्रीम कोर्ट में इस अहम तरीन मुकदमे की समाअत के मौके पर पीटीआई की पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद तक नहीं थी। अंदर नहीं आने दे रहे थे, हम सारे बाहर खड़े थे, हमें नहीं अंदर आने दे रहे थे, हमें तो हाई कोर्ट में नहीं जाने देते। 3 दफा हमें पुलिस चेक करती है, मैंने कार्ड दिखाते हैं। एमएनए को तो जाने की इजाजत होती है? बिल्कुल भी नहीं। जो मुझे 3 दफा वापस किया गया सुप्रीम कोर्ट से, मैं जाती हूँ, मैंने कार्ड दिखाती हूँ, कहते सॉरी मैडम आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। पता नहीं मेरी कौन सी रजिस्ट्रेशन होनी, कहाँ होनी है, मैं तो खुद गवाऊँ इसके। रोजे के मुंह से हम क्यों झूठ बोलूंगी आपको? इसलिए मैं आपको बता दूं असद साहब, ये जो लाकानूनियत है ना, ये एक आग है, ये सबको लपेटेगी। जिसको थोड़ा सा भी हया हो, थोड़े से पाकिस्तान की फिक्र हो, तो अभी इसको, इस गेम को रोक देना तो बेहतरी होगी। मतलब आप तो सुप्रीम कोर्ट की बात करें, आपने कहा ना कि उन्होंने जजेस के मामले में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। इलेक्शन अनाउंस हो गया शेड्यूल, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने हमारा बैट ले लिया ये कह के कि आपका इलेक्शन ठीक नहीं हुआ। बाकी पार्टीज को तो ना इलेक्शन हुआ था, और हुआ था तो सारे खानदान को ले लिया था, उसमें तो किसी को कोई मसला नहीं था। सो माजरत के साथ द एंटायर गेम स्टैक्ड अगेंस्ट अस। ठीक है, चलिए हमारे पास हमारा सिर्फ एक अल्लाह है। चलिए देखते हैं कि अब ये मामला अल्लाह के बाद 17 जजेस के पास है, फुल कोर्ट के पास है, वो फुल कोर्ट क्या करती है और कैसे अपना लाहे अमल बनाती है। बहुत शुक्रिया शानदाना साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।